Brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. नमस्कार, हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आज फिर एक नयो एपिसोड लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आपनो नेपाल आपनो गौरव कार्यक्रम को। आज आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आपकी पंक्तियां। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। आज आपने कने एक अहिया का अतिथि है जो डॉक्टर है और इना को नाम ही अपना आप में एक परिचय है। डॉक्टर नरेश त्रेहान, यो नाम आप लोग सुनता ही आया हो। हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज में यो नाम एक क्रांतिकारी नाम के रूप में जाने जावा है। और अभी ये डॉक्टर साहब मेदांता हॉस्पिटल का चेयरमैन है दिल्ली में। एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में जो आप नेपाल से बहुत लोग जाता रहे हैं, वो भी इना को खुद को बनाए जो हॉस्पिटल है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा और आज हार्ट डिजीज के बारे में इना से बहुत सी बातें जानने की कोशिश कराना। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले जैसे हमने सुना हुआ है, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने आपको निमंत्रण दिया था भारत में आने के लिए, और उसके बाद आज तक की आपकी जो यात्रा है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, इससे अच्छा तो कहीं हो नहीं सकता था, क्योंकि दो बातें। एक तो ये मुझे खुशी या सेटिस्फैक्शन को मिला कि एक जो चीज़ हिंदुस्तान में नहीं थी, जैसे हृदय रोग की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं थी, वो हम 1988 में मैं लेके आया। और बाईपास सर्जरी और कार्डियोलॉजी और स्टेंटिंग और सब कुछ 100 डॉक्टर से ज़्यादा को ट्रेन किया। वो अब कर रहे हैं हिंदुस्तान में। बहुत सारे लोगों को हेल्प किया हार्ट हॉस्पिटल बनाने में। और इससे मतलब कि हिंदुस्तान में ही नहीं, नेपाल में भी नॉर्वेक हॉस्पिटल से हम 20 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये जो इस जर्नी में ये सेटिस्फैक्शन मिली है कि एक अपनी स्किल या अपनी स्पेशलिटी को लेके कि कितने लोगों का भला हुआ और कैसी फैसिलिटी जो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि जब मैं अमेरिका में था तो हिंदुस्तान से 300-350 पेशेंट हर साल आते थे अपना बाईपास कराने। वहाँ कितना खर्चा करते थे, फैमिलीज को छोड़ के जाते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसलिए वो सेटिस्फैक्शन तो बहुत है और अच्छा रहा है हर तरीके से। आप ये भी देखेंगे कि वो एस्कॉर्ट्स बनाया पहले, फिर मेरे को जब लगा कि वो पुराना हो गया है, अब उसमें नया काम नहीं किया जा सकता, तो मैंने मेदांता मेडिसिटी बनाया कि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, कि हिंदुस्तान को नेक्स्ट प्रोग्रेस पे ले जाएं, जहां पे ना ही कि सिर्फ हार्ट इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा है, उसके साथ साथ सारी स्पेशलिटीज हैं। कैंसर है, न्यूरो साइंसेज हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, किडनी की फैसिलिटीज हैं, बोन एंड जॉइंट का बड़ा इंस्टीट्यूट है। कि इसका मतलब हम सब एक मार्के के लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे जो आ गए, तो वहां पे जो नया आधुनिक ट्रीटमेंट्स हैं, नई जो होप है हिंदुस्तान और इस एरिया के लिए, वो आ गई है अब। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई। जैसे आपको हिंदुस्तान में बुलाया गया, अभी ये एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे नेपाल के हो, डॉक्टर्स जो भी बनते हैं वो कोशिश यही रहती है कि विदेश में कहीं जाके सर्विस करें, इंडिया छोड़ के चाहे नेपाल छोड़ के। इसमें आप क्या कहना चाहोगे, क्यों ऐसा होता है? उसके दो कारण हैं। एक तो टेक्निकल कारण है। जैसे मैं गया हिंदुस्तान से, 20 साल अमेरिका रहा, और मैं गया इसलिए कि मेरे को
ये देखता था कि पेशेंट्स तो हैं हमारे सामने, उनकी जान चली जा रही है, पर हमारे पास साधन नहीं है उसको ठीक करने के, पर यहाँ अमेरिका में अवेलेबल थे उस टाइम। तो मैं गया कि सीख के आऊंगा वापस, तो ये अपनी लोगों को, देश के लोगों को वही टेक्निक से मैं ठीक कर सकूंगा। तो जहां पे कमी है ट्रेनिंग की, तो वो ट्रेनिंग के लिए जाना तो अच्छा है, चाहे वो कहीं जाएं, जहां भी अवेलेबल है, अमेरिका है, यूरोप है, इंडिया है, जहां भी है, क्योंकि अब तो इंडिया में बहुत डेवलप हो गया। जैसे हमारा मेदांता इंस्टीट्यूट आप देखोगे, लोग अमेरिका से आते हैं, कहते हैं कि ये इतना ताजुब के ये इतना हमारे हॉस्पिटल से अच्छा है। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि प्रोग्रेस करें और वो अपनी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स को अच्छी तरह से दे सके। एक तो ये कारण। दूसरा इकोनॉमिक कारण भी है कि अगर जो लोग अपने लोकल एनवायरनमेंट में तनख्वाह अच्छी नहीं है या पैसे ठीक पूरे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो बाहर जाना, उस सिचुएशन में भी लोग जाते हैं। अब वो वापस आए नहीं आए वो तो उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि 90% नहीं आएंगे वापस, 90% इकोनॉमिक रीजन से वहीं रह जाएंगे। बट उसका भी देश को फायदा है, क्योंकि वो कुछ पैसे वापस भेजेंगे। हमारे पास ब्रेन्स की कमी नहीं है, नेपाल में या इंडिया में ब्रेन्स की कमी नहीं है। अगर जो एक जाता है तो दो हम खड़ा कर सकते हैं। हमें अपनी फैसिलिटीज बनानी है, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनानी है कि हम दुनिया में भी हमारे डॉक्टर जाएं, उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने महंगाई की बात की, महंगे ट्रीटमेंट जो महंगा है, अभी भी तो ये स्थिति है कि जैसे हार्ट का अगर बाईपास करना हो या एंजियोप्लास्टी करना हो तो आम आदमी आज भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसको कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? देखो, ये सही बात है आपकी कि अगर जो ऑपरेशन अमेरिका में 20 लाख में होता है वो हम उसको 2 लाख में कर सकते हैं यहाँ पे, पर वो भी हमारी पॉपुलेशन के लिए ज्यादा है। तो एक तो प्रयास ये है कि जो टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, जैसे कंज्यूमेबल बाहर से आ रहे हैं, उनको इंडिया में या इंडिया जैसी कंट्री में मैन्युफैक्चर किया जाए कि हम इकट्ठे मिलकर उसकी कॉस्ट कम करें। दूसरा ये है कि जितना ये लोग अमेरिका में अफोर्ड करते हैं वो करते हैं इंश्योरेंस के जरिए। किसी के पास 20 लाख 25 लाख रुपया बैंक में नहीं पड़ा है, जैसे हिंदुस्तान में 2 लाख रुपया बैंक में नहीं पड़ा। पर अगर जो हम लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस में क्या है कि 2000 रुपए में साल में आप अपनी सारी फैमिली की इंश्योरेंस कर सकते हो कि अगर जो कभी तकलीफ होगी तो उसमें से 3 से 5 लाख रुपए तक की हॉस्पिटल बिल में सहायता हो जाएगी। और सारी ट्रीटमेंट इंडिया में इसी रेंज में है। कोई है लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह जिसमें ज्यादा लगता है, पर अदरवाइज ये सब कवर हो जाएंगी। अब ये जरूर है कि यहां हमारी कंट्रीज में अभी इंश्योरेंस पूरी डेवलप नहीं हुई है, पर हो रही है। हर साल 15-20% इंक्रीज हो जाता है उसका रीच। तो मेरे को उम्मीद है आने वाले 4-5 सालों में एक तो इंश्योरेंस से हेल्प आ जाएगी। दूसरी जो टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेट करनी है, क्योंकि साउथ एशिया में ही आप देखो तकरीबन 200 करोड़ आदमी है। अगर जो 200 करोड़ आदमी अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करना है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। पहले तो नहीं हो सकती थी, अब हो सकती है। तो इसीलिए ये शुरुआत कर दी है हमने। तीसरी चीज जो मेरे को बिल्कुल मेरे जुनून में है कि हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, आयुर्वेदा, यूनानी जो है, उसके अंदर भी कई गुण हैं जिसको हम भूल गए। उन गुणों को निकाल के मॉडर्न मेडिसिन से मिला के ऐसा कंबाइंड मेडिसिन बनाया जाए जिसकी कॉस्ट पेशेंट को आधी हो जाए। ये प्रयास हमने शुरू किया है मेदांता मेडिसिटी में कि ये पूरा रिसर्च चल रहा है। ऑलरेडी हमने आयुर्वेदा से आप देखेंगे कैंसर ट्रीटमेंट के पेशेंट्स को, जो उनको बहुत दर्द होता था या बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती थी, उसमें हमें बहुत हेल्प करी है। जिन लोगों को पार्किंसंस है, जिनकी चला नहीं जाता, उनकी रिजिडिटी को कम करने के लिए आयुर्वेदा यूज कर रहे हैं। जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसमें उनको वीकनेस हो जाती थी सारी बॉडी की या आंखों में धुंधलापना, उनको आयुर्वेदा से ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरा ये विचार है कि हमारे को आधुनिक नॉलेज जो है मॉडर्न मेडिसिन की, उसको हम ये जो रसायने हैं हमारी हर्बल मेडिसिन की, उनको रिसर्च करके इनके साथ दोनों में मिलाया जाए। आने वाले 5-7 सालों में बहुत फर्क पड़ सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डॉक्टर नरेश त्रेहान कुछ आने वाले सालों में एक ये नया रिवोल्यूशन करने जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है
मेरी उम्मीद ये है और मेरा जुनून भी ये है कि हिंदुस्तान और इस एरिया को, नेपाल हमारे भाई सब हैं, इनको सबको एक दिन ऐसा आना है कि हम अपनी मेडिसिन बनाएंगे जो दुनिया फॉलो करेगी। ये हो सकता है, ये मेरा बिलीफ है। अच्छा, एक चीज है, जैसे हार्ट पेशेंट नॉर्मली कहीं पे भी, अब जैसे नेपाल में अगर ट्रीटमेंट ना हो तो वो इंडिया में जैसे आपका नाम या आपके हॉस्पिटल का नाम सुन के आते हैं या चले जाते हैं, लेकिन हमने उन लोगों से, बहुत से लोगों से ये सुना हुआ है कि सीनियर डॉक्टर्स पेशेंट को पोस्ट ऑपरेशन में मिलना भी नहीं चाहते या मिलते नहीं हैं, जिससे कि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि उन्हीं डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया या नहीं किया। ये बात सही है आपकी कि ये तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, और आपको ये भी देखना है कि एक डॉक्टर जरूर पेशेंट को सेटिस्फैक्शन होती है मिलने से, और जरूर मिलना भी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग जो खुद ऑपरेशन करते हैं वो व्यस्त हो जाते हैं उसके अंदर इतना ज्यादा कि वो कई बार टाइम नहीं मिलता जाके मिलने का जो मिलना चाहिए। मैं ये हर एक डॉक्टर को ये भी बोलता हूँ, खुद को भी ये बोलता हूँ, क्योंकि मेरा भी सारा दिन 12 घंटे काम करता हूँ मैं, उसमें भी कई बार ऐसा ऑपरेशन थिएटर में इतना टाइम निकल जाता है कि टाइम नहीं मिलता रोज मिलने का या 2-3 दिन में। तो मैं कोशिश जरूर करता हूं और मैं और डॉक्टरों को भी बोलता हूं। तो ये पेशेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए एक तरीके से कि ये नहीं कि हमारी चाहत नहीं है, एक पूरी टीम बनाई गई है जो पूरा स्पेशलाइजेशन करता है कि कैसे पोस्ट ऑप में केयर करना है। तो एक सर्जन का ये फर्ज है कि वो जो पेशेंट जिस क्वालिटी से आया है, जिस क्वालिटी से उसका ऑपरेशन हुआ है, उसी क्वालिटी से उसकी पोस्ट ऑप केयर होनी चाहिए, उसी क्वालिटी से उसको लाइफ लॉन्ग हमारा से एक्सेस मिलना चाहिए। तो जैसे मैं खुद पेशेंट्स देखता हूं, इन बिटवीन ऑपरेशंस खुद देखता हूं, जो 20-20, 30-30 साल के मेरे किए हुए हैं, मेरे अपने अमेरिका के किए हुए पेशेंट्स अभी तक मिलने आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज है, जैसे कि हार्ट का जो ऑपरेशन जो होता है, हमने ये सुना हुआ कि एक्चुअल ऑपरेशन में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो पेशेंट रहता है, जितने लॉन्ग टाइम के लिए वो रहता है, उस समय में जो या पेशेंट के ऊपर भी एक स्ट्रेस बना रहता है और उसके रिलेटिव्स में भी। ये बात कितनी सच है? ये सच है कि एक ऑपरेशन की प्रेपरेशन में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। जो काम, जैसे मैं हार्ट सर्जरी करता हूं तो मेरा काम जो है वो आधे घंटे का है, कई बार 40 मिनट का, 1 घंटे का, बट ऑपरेशन को 4 घंटे लग जाते हैं। ये जरूर है कि पेशेंट की फैमिली तो हो सकता है, मतलब एंग्जाइटी तो होगी, जरूर होगी, ये तो भाई लाइफ डेथ का मामला है तो जरूर होगी, पर यह है कि इसको उनको हम पहले ही बता देते हैं कि इसमें 4 से 6 घंटे लगेंगे, उसमें आप फिक्र नहीं करना, क्योंकि मैं ऑपरेशन पे कंसंट्रेट करूं कि फैमिली को मैसेज भेजने की मैं कंसंट्रेट करूं। और ये अच्छा होता है कि उनको तब बताएं कि सब ठीक ठाक हो गया है। ये बोलना कि ठीक हो रहा है उसका तो कोई फायदा नहीं है। जब ठीक ठाक हो गया उनको टेलीफोन पे मैसेज दे देते हैं, उनको बुला लेते हैं, पेशेंट को दिखा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या किया गया है। अब यह है कि एंग्जाइटी ऐसी चीज है जिसमें पेशेंट को जितना भी आप इंफॉर्मेशन देंगे, जितना भी हैंड होल्डिंग करेंगे, उतना कम है। ये मैं समझता हूं कि उनके लिए क्या बीत रही होगी बात, पर इनको ये भी सोचना है कि अंदर डॉक्टर भी क्या काम कर रहे हैं। पेशेंट तो खैर एनेस्थीसिया में है तो उनको तो नहीं कोई एंग्जाइटी है, बट फैमिलीज को जरूर होती है। ये मैं अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्ये काठमाडौँमा जारी कुन फुटबल प्रतियोगिता हो? अप्सन ए प्रेसिडेन्ट कप, अप्सन बी साग, अप्सन सी एएफसी च्यालेन्ज कप र अप्सन डी साफ च्याम्पियनशिप। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स द फर्निशिङ सेन्टर, एडी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा, पुतली सडकको तर्फबाट रु 2500 को गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मल्टिमिडिया स्पिकर सेट
1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान जी से और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। ये हार्ट का जो रोग है इसमें इंसान का इमोशंस कितना काम करता है वो रोगी होने में? जरूर काम करता है, क्योंकि एक आप देखेंगे बॉडी जो है, एक जिसने भी बनाई, भगवान ने बनाई, जिसने बनाई, एक ऐसी परफेक्ट मशीन है। इससे परफेक्ट मशीन कभी बन नहीं सकती मेरे विचार में। पर इसके अंदर कई इंटरनल हार्मोन्स हैं, नर्व्स हैं, मसल है, बोन्स हैं, ये सब एकदम रिदम में काम करती हैं। जब स्ट्रेस आता है या डिप्रेशन आता है या इमोशन में डिस्टर्बेंस आता है तो ये बॉडी का फंक्शनिंग भी गड़बड़ हो जाता है। तो आपकी रिदम जो है वो गड़बड़ होने से आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस इसलिए पड़ता है कि आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं जब आदमी एंगर में होता है या डिप्रेशन में होता है, और उसकी बार बार ऐसे होने से उसमें डैमेज हो जाता है। तो आपका डाइजेशन भी ठीक नहीं होता, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सब खाने की रिदम खराब हो जाती है तो वो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ये सब चीजें जो हैं हार्ट की जो नलियां हैं उसको डैमेज कर देती हैं। वो डैमेज करने से ये चर्बी जो ज्यादा खाई जाए वो उस पर जमा हो जाती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बॉडी की रिदम को ठीक रखना बहुत जरूरी है। और इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो कर सकता है आदमी। तो जो रिदम ठीक रखना है उसके लिए बेसिक एक नॉर्मल इंसान को क्या करना चाहिए फिर? एक अप्रिशिएट, जैसे मैंने बोला कि ये बॉडी का रिदम में क्या क्या चीजें हैं। एक तो हम डाइट खाते हैं। एक बॉडी बनी थी कि इसको इतनी क्वांटिटी में फैट को पचाना है, इतनी में कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, इतनी में प्रोटीन को पचाना है। ये हमें फिजियोलॉजिकली सब पता है। अब एक आदमी और कितना खाना है अपनी बॉडी वेट को ठीक रखने के लिए। अगर जो हम उसको वायलेट करते हैं, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाई है, और शुगर को ज्यादा यूज करते हैं, तो ये 3 चीजों से बॉडी को हानि पहुंचती है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह से तो हार्ट की नलियों में चर्बी जमा हो जाती है, और शुगर की वजह से डायबिटीज शुरू हो जाती है। पर हमारी कल्चर भी ऐसी है कि हर चीज को हम खाने से सेलिब्रेट करते हैं। कोई अतिथि आएगा उसको कहेंगे जरूर खाओ, जरूर खाओ। पर हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम अपने जो प्यार से किसी को खिला रहे हैं हम उसको एक्चुअली नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। तो खाने को प्रोपोर्शन में लेना है। तली हुई चीजें सबसे कम, डेयरी प्रोडक्ट्स मीडियम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा, और कार्बोहाइड्रेट मीन जैसे आटा है या ये है। सो इन चीजों में आपको मिक्स्ड ग्रेन चलाना है। मिक्स्ड ग्रेन, ये जो मैदा है ये हानिकारक है, व्हाइट शुगर हानिकारक है। तो आप जो लेंगे वो मिक्स्ड ग्रेन लेंगे रोटी तो वो हेल्थी है। तो इसीलिए ये प्रोपोर्शन अगर जो आप रखेंगे, फिर उस प्रोपोर्शन को लेके आपको अपनी एक्टिविटी संभालनी है। अगर जो आप सारा दिन बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज के दिन में सब ऑटोमेट हो गया, गाड़ी में जाएंगे, स्कूटर में जाएंगे, वो साइकिल तो कोई चला नहीं रहा, ना हल चला रहा है, ना पैदल चल रहा है कोई। तो उसके लिए, उसको मेकअप करने के लिए 45 मिनट ब्रिस्क वॉक रोज करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 टाइम हफ्ते में। तो उससे क्या होगा कि बॉडी की सर्कुलेशन ठीक होगी, जो एक्सेस कैलोरीज हैं वो बर्न होंगी, और आपकी बॉडी फिट। अगर जो हम जैसे कहते हैं जिसका पेट 36 इंच से ज्यादा है आदमी का, उसका हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाएगा। तो ये ओबेसिटी को हटाना है। तीसरी चीज है ये है कि जैसे आपने बोला स्ट्रेस का, स्ट्रेस को हमें हर जगह स्ट्रेस है। किसी को अपनी फैमिली का फिक्र है, किसी को फाइनेंशियल कंडीशन का फिक्र है, बच्चों को पढ़ना है, फैमिली को खास करके आदमियों के ऊपर काफी स्ट्रेस है, लेडीज के ऊपर घर का स्ट्रेस है। तो इसीलिए इस स्ट्रेस को तोड़ने के लिए योगा,
प्राणायाम, विपासना, ये 3 टेक्निक्स हैं जो सीख सकता है। सिर्फ 10-15 मिनट करनी है दिन में। आप 10-15 मिनट करोगे तो आपका बॉडी बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज जो है ये जेनेटिक कहा जाता है, तो क्या हार्ट डिजीज भी जेनेटिक है? ये सही बात है, दोनों हैं। जैसे हम अगर जो एक पिता या माता को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को डबल चांस होगा हार्ट डिजीज होने का। इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं पब्लिक को समझ में आ जाए कि मेरी फैमिली में हार्ट डिजीज है तो मैं अपना चेकअप जल्दी करा लूं और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल में ले आऊं कि मुझे हार्ट डिजीज ना हो। सिमिलरली डायबिटीज है, अगर जो आपके एक पेरेंट को डायबिटीज है तो आपको 25% चांस है कि डायबिटीज होगी, दोनों को है तो 50% चांस है। अगर जो ये पता ही है हमारे को सामने में तो अपना ध्यान शुरू से कर लें और शुगर का अमल कम कर दें, एक्सरसाइज ज्यादा कर दें, तो 50% से ज्यादा चांस है डायबिटीज होगी नहीं। तो ये नॉलेज तो मैं चाहता हूं कि हर एक के पास होनी चाहिए और हर फैमिली में ये नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे संभालना है। अच्छा, दूसरी चीज डॉक्टर साहब, जैसे चाहे हार्ट डिजीज हो या कोई भी डिजीज हो, डॉक्टर उसके बारे में पूरी बात जानता है लेकिन पेशेंट नहीं जानता। तो आजकल एक चीज देखा गया है कि लोग बेवकूफ बनाते हैं पेशेंट्स को। बेवकूफ कहने का मतलब अननेसेसरी टेस्ट लिख देना या अननेसेसरी सजेशंस कर देना कि ये करो वो करो। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? डॉक्टर को अगर जो क्वेश्चन पूछोगे कि मेरे क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि जरूरी है एंजियोग्राफी कराना, जरूरी है तो क्यों है, कि मेरे में क्या क्या चीजें हैं, मेरा स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, मेरी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मेरा रिस्क ज्यादा है तो मैं एंजियोग्राफी करा के देख लूं। अगर जो आपको कुछ भी नहीं है उसमें तो फिर आप ये क्वेश्चन पूछो डॉक्टर साहब कि कोई ऐसा टेस्ट बताओ बिना एंजियोग्राफी के जिससे ये पता लग जाए कि रिस्क है कि नहीं है। तो ये अपने आप को जरा थोड़ा सा डॉक्टर के ऊपर टेस्ट करना है। तो दूसरा, अगर जो उसके बाद एंजियोग्राफी के बाद पता लगता है कि ब्लॉकेजेस हैं, अब ब्लॉकेजेस अगर जो क्रिटिकल हैं 80-90% आ गए तब तो उसको इलाज करना पड़ेगा। अगर जो 50-60% है तो नहीं करना पड़ेगा, दवाइयों से चल सकता है। अगर जो वो क्रिटिकल है तो 1-2 हैं, छोटे हैं तो स्टेंट से हो जाएंगे। अगर जो मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, लंबे ब्लॉकेजेस हैं तो उनका बाईपास बेटर है। और अगर जो 4 चीजें पूछनी है, स्टेंट और बाईपास के बीच में कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले सेफ्टी, दूसरा किस चीज से सारा ब्लड सप्लाई मिलेगा, क्योंकि अगर जो गाड़ी के 4 टायर खराब हैं 2 बदल दो, 2 से नुकसान हो जाए तो वो फायदा नहीं है। अगर जो कोई कहता है कि 3 आर्टरीज में बहुत ब्लॉकेज है पर मैं एक में स्टेंट लगाऊंगा तो फिर सोचना है कि भाई अगर दूसरे 2 का क्या होगा, वहां भी तो ब्लॉकेज है, वहां से हार्ट अटैक हो गया। तीसरी चीज के लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होगा, जैसे डायबिटिक्स में हमें पता है स्टेंट ज्यादा देर चलते नहीं है, तो उनको ध्यान से रखना है कि भाई स्टेंट लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। 2 स्टेंट से ज्यादा लगेंगे तो 30%-40% चांस है वैसे ही बंद हो जाएंगे। और चौथा ये है कॉस्ट पहले ही पता कर लेनी चाहिए, बाद में नहीं, कि भाई एस्टिमेट क्या है, क्योंकि अगर जो 3-4 स्टेंट लगेंगे तो 6-8 लाख रुपया लग गया और फिर बंद हो गया तो लोगों को कईयों को तकलीफ होती है। तो ये डिस्कशन जरूर करनी चाहिए डॉक्टर के साथ। जब शक हो तो सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए और सबसे पहला काम है कि उस डॉक्टर के पास जाओ, उस हॉस्पिटल में जाओ जिसकी रेपुटेशन एटलीस्ट तो है कि भाई यहां ठीक एडवाइस मिलती है। लेकिन बहुत सी सिचुएशन ऐसी भी होती है जैसे पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे है और डॉक्टर बाहर आके रिलेटिव को बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये करना पड़ेगा। उस समय उस पेशेंट के रिलेटिव के पास देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। देखो, अगर जो डॉक्टर सच बोल रहा है तब तो करना चाहिए। कोई डॉक्टर अगर जो अपनी लालच में आके गलत बात बताता है तो फिर वो दुख होएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना नॉलेज हम अपने पर लेंगे, और यही मैं चाहता हूं कि जैसे आप लाखों लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि अपने आप को एजुकेट करें। कोई क्वेश्चन हो तो डॉक्टर से पूछें, दूसरे डॉक्टर से पूछ लें। तो आप लोग, आजकल के बच्चे भी बहुत होशियार हो गए हैं, उनकी भी हेल्प लो, वो भी जांच जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा। तो इसलिए ये देखने से परख लिया जाता है, थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है आज के दिन में। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक एक छोटा सा ब्रेक फिर से ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयाँ और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयाँ। बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारन जन्मदिन सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देनो चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। भूली बिसरी यादें। संस्कार अच्छी मतलब एक ठोक बह को नहीं बोल सका, लेकिन एक ठोक अगर जो पर्सनली मैंने बोलना पड़ा तो बा हम लोग बड़ा लोग ने जो आदर करा, हम लोग झुककर धोख खावा, मैंने बा सबसे अच्छी संस्कार लगा। हमारी जनरेशन में लड़का लड़की उन्होंने मारवाड़ी नहीं आने को सबसे मेन कारण तो है उनका पेरेंट्स। अगर मेरा पेरेंट्स मैंने सपोर्ट नहीं करता, मेरे फैमिली में अगर पापा मैंने शुरू से नहीं बोलता कि मतलब मारवाड़ी में बात करना, शुरू से मैंने मारवाड़ी नहीं सिखाता, मैं छोटो तब से अगर मैंने मारवाड़ी नहीं सिखाता तो मैंने को लगा मैं उरे बैठो तो अपना मारवाड़ी में बात कर रहा होता। मेरा बहुत सारे दोस्त है जिन्होंने मारवाड़ी बिल्कुल भी को नहीं आवे। अब मैं भी कमाना खाना लग गया हूँ, आया नहीं कि सिर्फ थारे खा रहा हूँ, मैं अपनी कमा खुद खा सका। मेरे अंदर यह आ चुकी है कि मतलब तो मेरा मन थोड़ी रिस्पेक्ट। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान जी से और इन बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। डॉक्टर साहब, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जो हार्ट डिजीज का रेट है उससे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा देखा गया है, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? एक तो हमारे में शुरू से भी कुछ जेनेटिक टेंडेंसी है कि हमारे में हमारे जीन्स कुछ ऐसे थे कि जहां खाना पूरा मिलता नहीं था, पर लास्ट 30 सालों में खाने की तादाद मिलनी शुरू हो गई, लोगों में प्रॉस्पेरिटी आने लगी, रिच से रिच खाना शुरू कर दिया। तो अब आप देखोगे एक शादी होती है तो एक तरफ से चलोगे तो हर सब्जी जो है या कोई भी मीट है वो तैर रहा होता है ऑयल में, और उसके एंड में जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन और कुल्फी, चारों चीजें होती हैं। तो अगर जो एक सोच के अपने हम कि इतना इंडल्ज करेंगे कि शुरू से लेके खाएंगे और एंड में 4 चीजें इकट्ठी खा जाएंगे तो नेचुरली हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकेगी। तो एक तो जेनेटिक प्रोपेंसिटी तो है ही है, उसके ऊपर हमने डाइट ऐसी रिच कर दी कि वो हानिकारक है। फिर एक्सरसाइज नहीं करना है, अब घर में भी कोई बाथरूम ही जाना पड़ता है, बाकी तो लोग बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। और तीसरा स्ट्रेस का मैंने आपको बताया ही था। तो ये स्ट्रेस तो दुनिया में हर जगह है, पर ये 2 चीजें कम है। अगर जो आप अमेरिका देखोगे, एक तो उनको इतनी अवेयरनेस होगी कि खाना बिल्कुल नाप तोल के खाते हैं और सही खाएंगे, और जो नहीं खा रहे उनको हार्ट डिजीज हो रही है। और सब लोग जो हैं, कोई भी बोलो, एक्सरसाइज करते हैं, वो 40-45 मिनट अपना एक्सरसाइज जरूर करते हैं। तो ये और वेट का ध्यान, अब ये कई पब्लिक है जो नहीं करती, वो तो तकलीफ में है, बट अगर जो आप जनरली देखोगे तो ये हार्ट डिजीज कम है। दूसरा, एक चेकअप जल्दी हो जाता है। अगर जो किसी को पता लग जाए कि मैं उस तरफ जा रहा हूं हार्ट डिजीज की तरफ, तो मैं अपना ध्यान ज्यादा रखूंगा। अगर जो आपको पता ही नहीं तो आप कहोगे यार मैं कितना ध्यान रखूं, मुझे सारी दुनिया तो समोसा खाना बंद नहीं कर सकती ना। तो इसीलिए हमें ये जरूर बताना है किसी को कि आपका ये रिस्क है, आपका ये रिस्क है। तो बच्चों का मैं चाहता हूं कि 30 साल की उम्र में हर एक का एक बार चेकअप हो जाए तो हम उनको गाइड कर सकते हैं। दूसरा, जिनके फैमिली में हार्ट डिजीज है, जिनके फैमिली में डायबिटीज है, उनका चेकअप 25 साल पे हो जाना चाहिए। ये 2 चीजें करोगे तो हो सकता है हम इसको रिवर्स कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज, जैसे हार्ट का ऑपरेशन हो जाने के बाद लोगों में एक डर पाया जाता है कि अब आगे की मेरी लाइफ जो है मैं नॉर्मल जी पाऊंगा या नहीं। ये बिल्कुल सच नहीं है कि उनकी हाइट वो कुछ नहीं कर सकते या पूरा नहीं कर सकते। आप देखोगे लोग पहाड़ चढ़ते हैं, बाईपास के बाद प्लेन चलाते हैं, हर एक काम करते हैं, सीईओज हैं, चेयरमैन हैं कंपनीज के, वो लिमिटेशन नहीं है। इसकी ये प्रॉब्लम है कि आपको एक इतना लेट नहीं करना कि 3 हार्ट अटैक हो गए फिर ट्रीटमेंट के लिए जाओ, जब हार्ट ही बिल्कुल बैठ गया तो वो कमी तो रह सकती है।
बट जो आदमी हमसे अच्छी कंडीशन में पहुंचेगा, जिसका हार्ट फंक्शन एटलीस्ट 40-45% से ज्यादा है या ज्यादा है, वो घोड़ा भी चला सकता है, सब कुछ कर सकता है। अच्छा, एक चीज है जो नॉर्मली पेशेंट्स डॉक्टर के सामने बोलने में घबराते हैं या डरते हैं या समझ लीजिए शर्माते हैं, दैट इज फॉर द सेक्स। कि हार्ट अगर मैं पेशेंट हूं, चाहे वो लेडी हो चाहे हस्बैंड हो, इन दैट केस व्हाट यू से? वो पूरा सेक्स कर सकते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि वो ज्यादा मतलब उनकी लिबिडो बढ़ गई है, मोस्ट पीपल फील बेटर, तो ये तो बिल्कुल कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, अब एक चीज जैसे यंग जनरेशन जो है हमारा, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? 3 चीजें फिर से मैं दोहराऊंगा। अपनी लाइफ में खाना उतना ही खाना है जितना बॉडी का वेट नहीं बढ़े, जो नॉर्मल वेट होना चाहिए वैसा ही खाओ। दूसरा, एक्सरसाइज से बैलेंस करो। 2 चीजें करने से आपको बहुत फायदा होगा लाइफ लॉन्ग। अपने पेरेंट्स की हिस्ट्री देखो कि अगर जो उनको हार्ट डिजीज है तो आपको चौकन्ना रहना है, डायबिटीज है तो आपको चौकन्ना रहना है। स्मोकिंग या टोबैको इन एनी फॉर्म इज वेरी बैड, क्योंकि या वो हार्ट डिजीज देगी या कैंसर देगी, तो उसके से तो बच के रहना है बचपन से ही, क्योंकि छोटी उम्र में ज्यादा टेंडेंसी होती है सिगरेट वगैरह ऐसे केयरलेसली ले लेता है, उनको ये भी नहीं पता कि उसका हानिकारक है, तो इसलिए वो बहुत हानिकारक है, उससे बचना है। अल्कोहल बहुत कम, अल्कोहल मतलब 2 स्मॉल ड्रिंक से ज्यादा नहीं लेनी है हफ्ते में 4 बार। तो ये अगर जो बच्चे अपना शुरुआत में एक्सरसाइज, खाना और ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको मैक्सिमम चांस है कि हार्ट डिजीज नहीं होगी और बीमारियां भी नहीं होंगी। अगर जो जिनको मोटापा होता है उनका कैंसर बढ़ जाता है और आर्थराइटिस बढ़ जाता है, नीज चेंज कराने पड़ते हैं, तो इसकी बहुत बैड लाइफस्टाइल हो जाता है अगर जो आप अपनी परवाह नहीं करें। पर अगर जो एक बार आदमी पे वेट चढ़ जाता है फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बच्चों को तो वार्न करूंगा कि शुरू से ही स्वस्थ रहो। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया अल्कोहल और ये तंबाकू या टोबैको, इसका सेवन सबसे हानिकारक है, लेकिन ऐसे भी तो बहुत से पेशेंट देखने को मिलते हैं जो ये कभी नहीं लेते फिर भी हार्ट प्रॉब्लम्स तो आती है। ये बात सही है और उनको ज्यादा तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि मैं तो ना मीट खाता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं बहुत मतलब पाप वाप भी नहीं करता, बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, मुझे फिर भी हुआ। ये पक्की बात है कि आपको अगर जो आप लीन भी होंगे 5% को तो होगा ही होगा, और अगर जो आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो 10% को होगा। तो इसलिए उनका आधा चांस है होने का, जो सूफी आदमी है। जो नहीं है तो उसको 10% देखना। डॉक्टर साहब, हिमालय टेलीविजन के इस कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपकी जो आपने जो सपना देखा हुआ है आगे के लिए, वो सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो और भारत के और नेपाल के सभी जनता उससे लाभान्वित हो, ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ। दर्शक वृंद, अभी आप लोग बातचीत सुने डॉक्टर नरेश त्रेहान की बातचीत, और आशा करूँ हूँ कि आप लोग ये जो भी आपने बताया है इन बात पर गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्ये कुन नामले भगवान कृष्णलाई सम्बोधन गरिँदैन? अप्सन ए बालगोपाल, अप्सन बी कन्हैया, अप्सन सी माखन चोर र अप्सन डी सुदामा। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सुदामा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाईको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9841 28 98 32 98 31 09 687 98 41 57 33 70 98 1 38 23 648 98 41 54 87 88। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 493 62 542 98 41 50 75 04 98 41 25 86 40 98 085 28 630 98 5 26 77 389। टर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ। 98 5 20 33 990 98 5 11 10 701।
ड्रिम्स गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ। 9803302895। बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हप्ताको दर्शक प्रश्न। यी मध्ये काठमाडौँमा जारी कुन फुटबल प्रतियोगिता हो? अप्सन ए प्रेसिडेन्ट कप, अप्सन बी साग, अप्सन सी एएफसी च्यालेन्ज कप र अप्सन डी साफ च्याम्पियनशिप। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लुबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स द फर्निशिङ सेन्टर एडी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा पुतली सडकको तर्फबाट रु 2500 को गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजीको मल्टिमिडिया स्पिकर सेट 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए ये कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ तो आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखना हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप ट्विटर में भी हाँ आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।